तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि आज जो है किस टॉपिक है यानी किस विषय पर आज का वीडियो बनने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो बुक चल रहा है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन का, ये 8वीं क्लास का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों का कंबाइंड मिक्स है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जितने चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप अगर बना लेते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर चैप्टर है संसाधन। उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन है, ऑप्शन में बताइए कौन सा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। तो जल हो जाएगा, प्राकृतिक मशीन हो जाएगा, कार हो जाएगा, फोन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका। प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन उसको बोलेंगे जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, यानी नेचर से जो मिलता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ पदार्थ की डैश इसका एक संसाधन बनाती है। तो क्या बनाता है, देखो संसाधन का परिभाषा तो होता है कोई भी संसार का कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी है तो वो संसाधन कहलाएगा। कोई भी दुनिया कोई भी चीज अगर हमारे लिए उपयोगी है यानी मानव के लिए उपयोगी है तो क्या कहलाएगा, संसाधन। तो उपयोगिता ही क्या बनाता है, संसाधन बनाता है। तो कह रहा है कि पदार्थ की डैश यानी पदार्थ की उपयोगिता ही उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, देखो दुनिया का कोई भी चीज होगा आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए काम के लायक है ना, मानव के लिए उपयोगी है तो वो संसाधन है। वो संसाधन या तो प्राकृतिक हो सकता है या तो मैन मेड हो सकता है, यानी कि मानव निर्मित होता है। मतलब दुनिया में कोनो सामान होगा जो नेचुरली अपने से बना हुआ, ऊपर वाला बनाया है। ठीक है, जैसे पहाड़, नदी, झील, झरना। और कुछ सामान ऐसा होगा जो आदमी खुद बनाया है, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब हबी जबी, ये सब क्या है, संसाधन है। आपके काम के लिए है तो संसाधन, नहीं काम के लिए तो संसाधन नहीं है। सिंपल बात समझो। मानव भी संसाधन होता है। कैसे, देखो मानव भी दूसरे मानव का काम आता है। तो अभी क्या बोले हैं कि दुनिया में कोई भी चीज एक दूसरे के काम आ रहा है, यानी इंसान के काम आ रहा है तो वो संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद से मानव निर्मित संसाधन, और मानव भी खुद संसाधन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ है वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग संभव है और भंडार सीमित है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मतलब कि वैसा संसाधन जो एक बार मतलब यूज कर लीजिएगा तो बाद में धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। देखो अब ये क्या होता है अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब सिंपल भाषा, एकदम सिंपल लॉजिक समझो। नवीकरणीय मतलब हमेशा नया रहेगा, मतलब कितना यूज कर जाओ खत्म नहीं होगा। जैसे सूरज का प्रकाश, जल, ये खत्म होगा, हवा खत्म होगा, खत्म हो जाएगा तो आदमी खत्म, समझ ना। और अनवीकरणीय मतलब होता है एक न एक दिन वो पुराना हो जाएगा, एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे ना। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसा संसाधन जो एक न एक दिन मतलब खत्म हो जाएगा। वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग संभव है और उसका भंडार सीमित है, मतलब कि वो सीमित मात्रा में है। जैसे कि पेट्रोल हो गया है ना, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या चीज़ है, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी है ये एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि जिंदगी भर हमेशा रहेगा, ऐसे भी पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे अनवीकरणीय, और जो नहीं खत्म होगा उसको बोलेंगे नवीकरणीय, यानी हमेशा नया रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ प्रौद्योगिकी संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी जो भी संसाधन है यानी कि जो मशीनरी के पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, वो कौन बनाएगा, प्राकृतिक रूप से बनेगा, मानव निर्मित होगा। कौन हो जाएगा, मानव निर्मित, यानी प्रौद्योगिकी संसाधन क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, संसाधन के संदर्भ में मूल का क्या अर्थ है। तो मतलब संसाधन में जो मूल शब्द लिखता है इसका मतलब क्या होता है, मूल मतलब होता है महत्व। क्या होता है, मूल बने महत्व। क्या होगा, मूल बने महत्व, यानी जहां भी संसाधन में मूल लिखा होगा उसका मतलब होता है कि महत्व। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे, वैसा संसाधन जिसकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है ना। तो कह रहा है कि वैसे संसाधन जिसकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है। मतलब सिंपल समझो, वही संसाधन का नाम बताना है जो कि नवीकरणीय है। क्या है, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताना है जो हमेशा नया रहे, तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। अब इंसान के द्वारा कौन सा बनाया है, झरना इंसान बनाएगा है ना, ये झरना लिखा इंसान बनाएगा कि उसमें वन इंसान बनाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ना ये होगा ना ये होगा क्या, कैंसर का दवाई। क्या होगा, कैंसर का दवाई। तो कैंसर का दवाई नहीं इंसान बनाया हम, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ। तो कैंची मिल गया तो खाना बना लीजिए, पहिया मिलेगा तो खाना बनाइएगा, किसी मिट्टी मिलेगा, आग मिला तो खाना बनाना संभव हो पाया। ठीक है, समझ आए ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से 2 कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करता है। मतलब कौन सा 2 कारण है जो संसाधन को परिवर्तन, पदार्थ को संसाधन बना देता है। मतलब पदार्थ से संसाधन कहने लगते हैं कब कहेंगे, जब उसका समय के अनुसार वो धीरे धीरे काम के लिए यूज हो जाए, और उसमें मशीन, ये 2 चीज़ें उसमें यूज हो जाएगा, है ना। समय और मशीन उसमें यूज किया जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ में समय दिया जाएगा और उसमें मशीन से उसको चेंज किया जाएगा, समझ ना, तब वो क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। ऐसे भी एक 10वां क्लास जब आइएगा, 10वीं क्लास से जब उसमें पढ़ाऊंगा तो एक जिमरमैन का कथन है, वो बोलता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं।
मतलब कि मैंने संसाधन को बनाया जैसा है। जैसे मान के चलो कि घर ढालने के लिए हम लोग पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा आता है, तो कहाँ से आता है, तुड़ के आता है, और उखड़े पहाड़ वाला देगा तो घर बनेगा नहीं बनेगा, सर ना। तो बनाने के लिए क्या किया गया, पहले उसको तोड़ा गया, तोड़ के लाया गया। तो वही संसाधन होते नहीं बनते, उसको बनाना पड़ता है मनुष्य के उपयोगी के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब नीचे धरती के नीचे से पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोल का सीधे लगा गाड़ी में डाल देते हैं, नहीं, उसको बनाना पड़ता है। उस बनता है क्या, उससे पेट्रोल डीजल केरोसिन हाबी जबी बनता है, तब हमारे लिए उपयोगी होता है। सर वो आगे आएगा 10वीं क्लास में जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें समझ आएगा, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, जैव संसाधन होते हैं। अब जैव संसाधन जो जीव जंतु से प्राप्त होगा, जैव मतलब होता है जीव जंतु, तो जीव जंतु से जो उत्पन्न होता है जैव संसाधन, मनुष्य द्वारा नहीं, सर निर्जीव वाला नहीं, जो जीव जंतु द्वारा प्राप्त होगा उसको जैव संसाधन बोलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन लेकर, संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है, तो कौन सा प्रकार उचित है, तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानव संसाधन, ये तीनों प्रकार संभव है। अभी बोले प्राकृतिक मतलब नेचुरल से, मानव निर्मित मतलब इंसान द्वारा, अब मानव खुद भी एक संसाधन है, तीनों संसाधन होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। अब कह रहे नवीकरणीय मतलब कि हमेशा नहीं, कह रहे हैं नवीकरणीय नहीं है, याद रखना, यानी वो हमेशा नहीं है, नहीं नया नहीं रहेगा, वो कमरा को खत्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ये हमेशा नया रहेगा। पवन ऊर्जा नया रहेगा, बायोगैस नया रहेगा, लेकिन कोयला जो है ये खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोयला हो जाएगा। कि वो कौन सा संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है, यानी पुरान हो जाएगा, नया नहीं रहेगा, तो हो गया कोयला, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। मतलब कि कोई चीज आप खोज किए और खोज करने के बाद ऊपर अपना अधिकार बना ली कि हमरा है, सर ना आपका हो गया, यानी कि पूरी तरह से उस पर अधिकार आपका हो गया, तो उसको बोलते हैं पेटेंट करा लो भैया। उसको क्या बोलता है, पेटेंट करा लीजिएगा, तो वो आविष्कार आपका हो जाएगा। दूसरा कोई उसका कॉपी करेगा तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा खोजा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ लिखे हैं, कोई चीज़ बनाए हैं, कुछ भी किए हैं, कोई आपका थॉट है, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, वो चाहते हैं कि उस पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, वो मेरा आविष्कार है, मेरा अधिकार होना चाहिए, तो आप पेटेंट कर लीजिए उस पर आपका अधिकार हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम क्या है। एक वास्तविक संसाधन है, संभाव है, नवीकरणीय है, सर्वव्यापक है, क्या है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है ये एक संभावित संसाधन है, यानी संभावना लगाया जा रहा है कि उसके नीचे यूरेनियम है। पूरी तरह से उसकी अभी जांच नहीं हुई है। अब पूरी तरह से जांच हो जाएगा, अब मात्रा मालूम हो जाएगा कि कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, 50 किलो है, 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, तब उसको बोलेंगे वास्तविक। जब वास्तव में जान गए कि कितना है तो वास्तविक। अभी नहीं जाने के भितरिया कितना अभी मतलब यूरेनियम या जो भी चीज़ है, कितना पदार्थ उसके नीचे है नहीं जानते हैं, तो उसको बोलेंगे संभाव है। और नवीकरणीय तो मालूम है हमेशा नया रहेगा। और सर्वव्यापक मतलब होता है सभी जगह मिले, मतलब ऐसी चीज़ जो सब जगह मिले, जैसे सूरज की रोशनी हर जगह मिलेगा, सौर ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा हर जगह मिलेगा, जल ऊर्जा सब जगह मिलेगा, है कि नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय का नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है, नवीकरणीय पूछ रहा है। तो नवीकरणीय कौन सा हो जाएगा, तो इनमें नवीकरणीय सीधे सीधे समझो, प्राकृतिक गैस ना होगा, कोयला भी ना होगा, पेट्रोलियम भी ना होगा, क्या वन, ये क्या है नवीकरणीय है। हाई सब खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, क्या पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। वन खत्म नहीं होगा भैया, वन खत्म हो गया तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, आदमी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो सभी संसाधन मूल्यवान नहीं होते, कोनो बिना मतलब का बेकार भी रहता है, तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा हो वो क्या कहलाते हैं। मतलब कि अभी बताएं तुरंत, मात्रा मालूम है और उपयोग कर रहे थे, क्या बोलेंगे वास्तविक संसाधन, क्या बोलेंगे उसको वास्तविक। मात्रा नहीं रहता तो संभावित संसाधन, ठीक है ना। प्रयोजकता शब्द का मतलब क्या होता है, प्रयोजकता मतलब होता है उपयोगिता, सिंपल समझो, प्रयोजकता मतलब उपयोगिता, ठीक है ना। प्रयोजकता मतलब क्या होता है, उपयोगिता, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन है। फिर पूछ रहा अनवीकरणीय मतलब कि नया नहीं रहेगा, पुरान हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा पुरान होगा नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं पुरान होगा, है ना, भूमिगत ऊर्जा नहीं होगा, पेट्रोलियम जो है ये पुरान हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सीएम, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। निश्चित स्थान मतलब क्या होता है कि किसी खास स्थान में ही पाया जाएगा, मतलब सब जगह नहीं मिलेगा। वैसे संसाधन जो एकदम किसी खास स्थान में पाया जाएगा उसको बोलेंगे स्थानिक, मतलब वही स्थान में पाया जाना है ना, उसी स्थान में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे मतलब निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन। स्वर मान्य मतलब सब जगह, स्वर व्यापक मतलब सभी जगह मिलेगा, स्वर सुलभ मतलब हर जगह आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन क्या बोलेंगे, है ना, उसको बोला जाएगा स्थानिक संसाधन, मतलब उसी स्थान में पाया जाता है, सर ना। अब ये चैप्टर नंबर 2 देखो, जितना हो पाएगा उतने चैप्टर को कोशिश करने की कोशिश करेगा। हम कोशिश करते हैं कि 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, उसी तरह और चैप्टर ला के 3-4 दिन में 8 क्लास का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है ना, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो लिखा हुआ है भूमि, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, याद रखना 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन सा है। तो मिट्टी निम्नीकरण हो जाती है, मिट्टी खराब हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, उसका कौन सा कारण है, मेन कारण क्या है। तो इन उपयुक्त सभी है, सब चीज़ कारण है, उपयुक्त में से सभी कारण हो जाएगा। यहाँ भले ऑप्शन दिया आपका
उपयुक्त में सभी कारण हो जाएगा। मृदा का निम्नीकरण का क्या हो जाएगा, वन उन्मूलन, अतिक्षरण, रासायनिक उर्वरक, ये सभी कारणों से क्या होता है मिट्टी निम्नीकृत हो रही है, खराब हो रही है। वन उन्मूलन मतलब होता है जंगल काट दिए, अतिक्षरण मतलब होता है मिट्टी ऑटोमेटिक कट रही है, रासायनिक उर्वरक मतलब होता है खाद बीज इतना न डाल दिए कि मिट्टी खराब हो गया। अब कह रहा झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि वन से घिरा हुआ है, तो भूमि जो है वन से घिरा हुआ 29%, वहाँ पे एरिया में जंगल, बाकी सब एरिया में पहाड़ी वगैरह है, ठीक है। अलवन जल कितना प्रतिशत है, तो पूरी दुनिया में अलवन जल है 2.7%। इसका मतलब हो गया कि 97.3% जो है ये क्या है, लवन जल है। लवन यानी खारे पानी है 97, सर ना 2.7% जो जल है अलवन है, इसमें से 1% मात्र पीने योग्य जल है, ठीक है, बाकी सब बर्फ के रूप में है ना। 5वां क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुर मिट्टी का नाम होता है काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। बैताल राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है, तो बैताल जो है ये किस जिले में है, तो लातेहार, ये बैताल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है, अब नवीकरणीय वही बात हो गई, फिर पहले चैप्टर क्वेश्चन आ गया कि नवीकरणीय कौन सा हो जाएगा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये तीन हो जाएगा नवीकरणीय, मतलब हमेशा नया रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। अब कह रहा है क्या कि है ना, कौन सा विधि जो है, जैसे मान के चलो ये तीव्र ढाल है, इस पर खेती करना है, तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सीढ़ी नुमा बना देंगे, ऐसे सीढ़ी नुमा बना देंगे, ऐसे सीढ़ी नुमा, समझ ना। तो इस सीढ़ी नुमा खेती को बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई, समुच्च रेखीय जुताई, है ना, ताकि तीव्र ढाल पे क्या हो जाएगा कि मतलब कटने से फसल बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, समझ ना। 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो लवणीय जल कहाँ पर है, तो मतलब नमक वाला जल कहाँ मिलेगा, तो महासागरों में मिलेगा, क्योंकि सारा महासागर मतलब पूरे जल का होता है, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा। ये आंसर दिया उपयुक्त में सही, ये गलत, इसको कर लीजिए सी नंबर। लवणीय जल ज्यादातर मिलता है महासागर में ही, नदी में नलकूप में नहीं मिलता है, ठीक है। लवणीय यानी नमक वाला जल कहाँ मिलेगा, महासागर में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 में क्वेश्चन आएगा, मृदा निर्माण के कारक क्या है, मृदा कैसे निर्माण होता है, तो मृदा का निर्माण का कारण होता है जलवायु, जलवायु से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, जलवायु से मृदा का निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो कितना भैया कृषि योग्य, तो मात्र आपका 23% जो जमीन है कृषि योग्य, कितना परसेंट, 23% जमीन जो है कृषि योग्य, बाकी सारी जमीन बेकार है, पहाड़ है, मतलब पर्वतीय भाग है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है ना, इस जीवन आधारित तंत्र के क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परितंत्र, क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं, मतलब सबको ना आपस में मिल के जी रहा है, रह रहा है, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना, जैसे जीव जंतु सब वनस्पति एक साथ रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे परितंत्र, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे, मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है, तो मृदा संरक्षण की विधियां ये सब है, सब विधि मृदा संरक्षण की, मल्य बनाना, वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय, ये सब क्या है, मृदा संरक्षण की विधि है, मतलब मिट्टी को बचाने की विधि है, स्वर ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी मानी जाती है, स्वर ना, काली मिट्टी पाई जाती है कपास की मिट्टी के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो जो भूमि का उपयोग है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो स्थलाकृति, जनसंख्या या प्रौद्योगिकी, इनमें से सभी द्वारा भूमि का उपयोग को निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, भूमि का उपयोग सभी द्वारा निर्धारित किया जाता है। दक्कन पदार्थ तो कौन से मिट्टी पाया जाता है, दक्कन जो है वो एरिया जो है वो वहाँ पे बेसाल चट्टान पाया जाता है, और बेसाल चट्टान होता है करिया रंग का, तो मिट्टी कैसे हो जाएगा, काली मिट्टी, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी, याद रखिएगा। दक्कन पठार काले रंग का है, तो मिट्टी भी करिया मिलेगा। जल ग्रह किसे बोलेगा, जहाँ जल है, एकमात्र हम लोग पृथ्वी तो ही है जहाँ पे जल है, ठीक है, बाकी किसी ग्रह पर जल नहीं है। रक्षक मेखलाएं कहाँ बनाई जाती है, रक्षक मेखलाएं बनाया जाएगा पहाड़ी एरिया में, मतलब रक्षक मतलब रक्षा करने के लिए मिट्टी काट के भाग मत जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं रक्षक मेखला। तो पहाड़ी इलाका, क्योंकि पहाड़ी इलाका ढाल होता है, वहाँ मिट्टी कट के मतलब बह जाता है, गिर जाता है, जिसके लिए क्या किया जाता है, रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है ताकि मिट्टी नहीं कटे, ठीक है। तो पहाड़ी एरिया में बनाया जाता है, नहीं शुष्क प्रदेश में बनाया जाता है, सॉरी, देखो ये पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे क्या करा है, रक्षक मेखलाएं करा है, ध्यान से देखिए, समझ रहे कि मेरे ध्यान में आ रहा था। रक्षक मेखलाएं मतलब क्या होता है ना, जैसे शुष्क एरिया है, जहाँ पर शुष्क एरिया में क्या होता है, जब खेती किया जाता है ना, तो यहाँ से हवा जब चलता है तो ये पौधा सब उड़ जाता है, तो क्या किया जाता है, बीच बीच में घास की पट्टी लगा देती है, घास की पट्टी, यहाँ मान के चलो यहाँ फसल हो गया और नहीं घास की पट्टी, फिर इधर घास की पट्टी लगा दी, फिर फसल, फिर घास की पट्टी, उसी को बोला जाता है रक्षक मेखला, सर ना, उसी क्या बोलेंगे, रक्षक मेखला, ताकि क्या होगा ना, हवा तेज चलेगा शुष्क प्रदेश में ना, तो ये घास की पट्टियाँ रोक लेगा, इस पौधे को बर्बाद होने से बचा लेगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो पूरी दुनिया में 11% मात्र जमीन जो है वो क्या है, कृषि योग्य है, बाकी सारे जमीन बर्बाद हो गए। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है, सामुदायिक भूमि पर समाज का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो किसका होगा, समाज का अधिकार हो जाएगा। सामुदायिक भूमि उसको बोलेंगे, या सामुदायिक कोई भी चीज पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश और डैश मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, तो क्या है, मृदा और क्षीणता, ये दोनों क्या हो जाएगा, मिट्टी के लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे 22 नंबर, शुष्कधारी वन लकड़ियां होती है, कठोर और मुलायम दोनों होती है, शुष्कधारी में क्या होती है, कठोर और मुलायम दोनों होती है, ठीक है।
शंकुधारी, सॉरी यहाँ पर देखिए सूक्ष्मधारी मैं बोल रहा हूँ। शंकुधारी जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, कठोर और मुलायम दोनों होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, वन वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया, विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया विश्व वनस्पति को। 24 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी कैसे पाई जाएगी, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ बारिश ज्यादा होगा और तापमान ज्यादा है वहां पर मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट, जैसे हम लोग का भारत के केरल क्षेत्र में, ठीक है। भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो कितना परसेंट जमीन, 57%, 57% जमीन जो है कृषि योग्य पूरे भारत में, ठीक है। उसके बाद आएंगे 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछ रहा, भारत में पूछ रहा है कौन कौन मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ भी पाई जाती है, काली भी, लेटराइट भी, सब मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा पूछता है तो जलोढ़ होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, अनावरित चट्टानों का टूटना ये सब कहलाता है, क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाता है, क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अपक्षय बोलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आएंगे, सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी बोलेंगे। सामुदायिक मतलब सब किसी का हो गया है ना, सामुदायिक मतलब क्या होगा, सब किसी को हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, अलवण जल कितने परसेंट है, मतलब कि अलवण मतलब होता है, अलवण जल जो है वो पीने वाला जल, तो पीने वाला जल इसमें 2.7 होना चाहिए, और उसमें भी पीने के लिए 1% होना चाहिए, कितना होगा 1%, सिर्फ पीने के लिए 1%, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच में जुड़े हुए, मतलब कि पूछ रहा है का, ये हो गया स्थल मंडल, ये हो गया जल मंडल, ये हो गया वायुमंडल, इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इसके बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं जैव मंडल, माने जहाँ सब मौजूद हो, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उसको बोलेंगे जैव मंडल। समोच्च रेखीय खेती कहाँ होगा, तो वही हो गया समोच्च रेखीय, जो वहाँ पर बोल रहे थे समोच्च रेखीय, जो रक्षक मतलब मैंने बता दिया था, जो वायु वाले क्षेत्र में होता है, यानी जो जहाँ हवा ज्यादा चलती है, लेकिन समोच्च रेखीय होता है पर्वतीय ढाल पर, ठीक है। कहाँ हो गया, पर्वतीय ढाल पर, ठीक है। डैश मृत जीव जंतु को खाने के लिए एक अपमार्जक है, तो कौन खाता है, गीध खाता है, मरे हुए जीव जंतु को खाता है गीध, समझ रहे ना। समोच्च रेखीय जुताई कहाँ होती है, तो पर्वतीय ढालों पर, अभी मैंने बताया पर्वतीय ढाल पर होता है। डैश मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, तो कौन है, मरे हुए जीव जंतु खाता है, गीध खाता है, कौन खाता है, तो गीध खाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार पाई जाती है, भारत में मिट्टी जो है 3 प्रकार की बनती है, देखो यहाँ लिखना चाहिए इसको, बनावट के आधार पर, है ना, बनावट के आधार पर 3 प्रकार से, बनावट के आधार पर 3 प्रकार, यहाँ लिखना चाहिए भारत में मिट्टी बनावट के आधार पर 3 प्रकार, कैसे, पहला होता है दोमट, है ना, दोमट नहीं होता, पहला होता है चिकनी मिट्टी, चिकनी, उस दूसरा होता है बलुई मिट्टी, और तीसरा होता है दोमट मिट्टी, ठीक है। यानी चिकनी मतलब पूरी तरह से चिकना रहेगा, बलुई मतलब बालू का मात्रा ज्यादा होगा, दोमट में दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है, क्ले और बालू दोनों मिक्स रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहतूत के पेड़ से, सब किसी को पता है, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है रेशम के कीड़ा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर अगर खनिज को निकाला जा रहा है तो वो प्रक्रिया कौन सी, वो प्रक्रिया होता है आखनन प्रक्रिया। देखो आखनन प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि जितने भी खनिज होते हैं, खनिज मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु को खनन करके नीचे से निकालना, क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, मतलब खनन करके निकाल रहे हैं तो खनिज, तो जिस ऊपर ऊपर निकाल लिए, यानी कि सतह के ऊपर ऊपर बैठा गया खनिज, तो उसको बोलेंगे आखनन, समझ रहे ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी वस्तु जो आपके काम के लिए उपयोगी है या धरती से कोड़ के निकालते हैं, खनन करके निकालेंगे तो खनिज, खनन मतलब क्या होता है, मतलब धरती के नीचे से उसको कोड़ के निकालना। अब उसमें अलग अलग प्रक्रिया होता है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत डैश का अग्रणी उत्पादक निर्यातक है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा भारत कैसी का निर्यात करता है, ठीक है, तो चांदी का करता है, क्या करता है, चांदी का। चांदी पूछेगा भी तो कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो चांदी हम लोग का झारखंड साइड में पाया जाता है ज्यादा, ठीक है, सॉरी झारखंडी, राजस्थान, गलती से निकल के झारखंड, दिमाग में आ रहा था राजस्थान, मैं बोल दिया झारखंड, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, धात्विक खनिज किन शैलों में पाया जाता है, तो धात्विक जो खनिज होता है वो अग्नेय और ये रूपांतरित, अग्नेय और रूपांतरित, ए और बी दोनों में जाएगा, अग्नेय और रूपांतरित दोनों में पाया जाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ, सतही परत को हटाकर कम गहराई में, अभी देखो ये कम गहराई में आएगा, तो कम गहराई पूछेगा तो इसको बोलेंगे कुपकी, क्या बोलेंगे ना, विवृत खनन, कम गहराई तो विवृत खनन, ठीक है, और उसके बाद ऊपरे ऊपरे तो आ खनन, और अधिक गहराई तो कुपकी खनन। देखो तीनों में अंतर है, क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये हो गया हम लोग जमीन के ऊपर परत हटाएं तो खनिज भेटा गया, तो उसको बोलेंगे आखनन, मतलब आवते मिल गया खनन, ठीक है। और तनिष्क नीचे गए तो मिल गया खनिज, तो उसको बोलेंगे विवृत खनिज, ठीक है। और ढेर नीचे गया, एकदम कूप की मतलब होता है एकदम कूप बना दिया, एकदम मैंने कुपी होता है ना जैसे, तो एकदम नीचे चले गया, एकदम अंदर तक चले गए, कोड़ते कोड़ते, उसको बोलेंगे कूप की खनन, मतलब अधिक गहराई में कूप की खनन। और ऊपरे मिल गया है ना, एकदम सतह मिल गया तो आ खनन, और तनिष्क गहराई में मिला तो उसको बोलेंगे विवृत खनन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हल्का हटाकर कम गहराई में, तो कम गहराई विवृत, और ऊपर बैठा गया तो आ खनन, और अधिक गहराई में तो कुपिकी। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा था कम गहराई मतलब विवृत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है क्या, खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, रंग के, घनत्व के, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, घुलनशीलता के आधार पर। खनिज को किस आधार पर वर्गीकृत कीजिएगा, तो उस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सबके आधार पर कर सकते हैं। अलग अलग खनिजों का अलग अलग रंग भी होता है, घनत्व भी होता है, घुलनशीलता भी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो लिखा हुआ है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो सबसे बढ़िया लोहा का उत्पादन का कौन सा, ब्राजील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। सबसे अच्छा लौह उत्पादक का ब्राजील हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। कौन सा हीरा दुर्लभ है, यानी मतलब वैसा हीरा कलर बताइए जो बहुत कम पाया जाता है, हरा कलर का। हरे कलर का जो हीरा होता है ना, बहुत सुंदर होता है ना। मतलब सुंदर कहने का मतलब क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से ये बहुत महंगा भी मिलता है। बहुत कम है तो क्या होगा, आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो चट्टान कितने प्रकार का होता है। चट्टान भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन चट्टान, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बॉक्साइट जो होता है सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सर ना। और भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है। तो कोलार खान जो है ना, बहुत भयानक है कोलार की खान। कोलार की खान कहाँ है, कर्नाटक में। वहाँ से क्या निकलता है, सोना निकलता है। ऐसे भी आप लोग KGF फिल्म देखे होंगे, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है ना, रॉकी भाई का। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, गहन वेदन द्वारा अधिक गहराई। आप सुनो, वही क्वेश्चन आ गया, अधिक गहराई। तो अधिक गहराई क्या हो जाएगा, कुपकी खनन। अभी बोले हैं अधिक गहराई मतलब कुपकी खनन, क्या हो जाएगा, अधिक गहराई कुपकी खनन। और कम गहराई था विवृत खनन, और मैंने सतह मिल जाए तो आखनन, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है अधिक गहराई, तो अधिक गहराई क्या हो जाएगा, कुपकी खनन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है। तो खनिज क्या नवीकरणीय, मतलब खनिज कभी खत्म नहीं होगा। नवीकरणीय मतलब होता है कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। अनवीकरणीय यानी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा तक। तो क्या हो जाएगा, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है, तो अनवीकरणीय, मतलब इसका मतलब है कि एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने खनिज में कहते हैं खनन करके निकाल रहे हैं, तो एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना, कितना दिन तक उसको कोड़ कोड़ के निकालते रहिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो खनन का मतलब कि नीचे जो दबल है, जो भी पदार्थ है, जो भी चीजें है, उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, खनन कहलाता है, सिंपल है ना, कोड़ कोड़ के निकाल रहा था, खनन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, डैश खनिजों के कच्चे रूप में धातु होता है। तो कौन सा खनिज जो होता है कच्चे रूप में धातु होता है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा, जो कच्चे रूप में जो धातु है उसको बोलेंगे धात्विक खनिज, माने धातु खनिज में ही धातु मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अधात्विक में धातु मिल जाएगा, तो धातु खनिज में ही धातु मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि चिली और पेरू किस अयस्क में अग्रणी है। तो चिली और पेरू ये दोनों जो है तांबे में है। चिली और पेरू किस खनिज में सबसे आगे है, तो तांबे में आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये NCERT और SCERT किताब में बुक में दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो रानीगंज का फेमस है भैया। तो रानीगंज जो होता है, रानीगंज का पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है, ठीक है ना। झरिया, धनबाद और बोकारो ये कहाँ हो गया, ये जो जगह है तीनों, ये जगह है आपका झारखंड का। ये भी काय के लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है, याद रखिएगा, झरिया, धनबाद और बोकारो, ठीक है। आ गया ये। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे सेल जिसमें खनिज का खनन किया जाता है वो डैश कहलाता है। खनिज, वे सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है वो क्या कहलाता है, जिनसे मान के चलो जिनसे खनिज निकलता है वो उसको अयस्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अयस्क कहलाता है, ठीक है। डैश एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक होता है। मतलब इनमें से कौन सा है जिससे सिक्का बना सकते हो, पाइप भी बना सकते हैं। तो सोना का सिक्का तो बनता है, सोना का पाइप बनेगा भैया बहुत महंगा पड़ जाएगा। चांदी का भी सिक्का बनता है, पाइप बनेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हीरा का तो भाई बन ही नहीं सकता, बनेगा किसे, तांबे से। तांबे का पाइप वोप सिक्का का सब बनता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा तांबा। अभ्रक डैश खनिजों का उदाहरण है। तो अभ्रक जो होता है क्या लौ है, नहीं है भैया, अभ्रक लौ नहीं होगा, अभ्रक औल है, लौ नहीं होगा, है ना, औल है भी नहीं होगा, धात्विक भी नहीं होगा, अधात्विक होगा, क्या होगा, अधात्विक। अभ्रक क्या होता है, अधात्विक। इसीलिए अभ्रक का उपयोग भी किया जाता है, बिजली जो होता है ना, बिजली का तार गया है इसके ऊपर इसे लगाने में किया जाता है ये, ताकि जो बिजली का जो तार का करंट जो है इस पोल में नहीं है, यहाँ पर अभ्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देख लो बिजली का जो खंभा होगा ना, देखना सब बिजली का खंभा ऐसे रहता है, इसके ऊपर ऐसे 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 बना रहता है, उसके ऊपर से तार गया रहता है, ये जो होता है ना ये अभ्रक का बना रहता है, ताकि करंट नहीं आ सके, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम औषधि चट्टान में पाया जाता है। औषाध, औषाध मतलब होता है कचरा, मतलब उसमें औषाध जमा हो, तभी तो कोयला और पेट्रोलियम बनेगा, समझ ना। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैंगनीज डैश खनिजों का एक उदाहरण था। मैंगनीज जो होता है ये लोहा का उदाहरण था। मैंगनीज क्या है, लोहा का उदाहरण, क्या है, मैंगनीज लोहा का उदाहरण, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा, अनवीकरणीय मतलब अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, हवा है, पानी है, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो क्या हवा समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। समाप्त होगा तो आदमी समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा समाप्त होगा, नहीं होगा। पानी समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। ये सारी चीज समाप्त नहीं हो सकते। पानी का मतलब ये नहीं क्या, मीठ पीने वाला पानी, पानी मतलब पानी, धरती पर से पानी खत्म नहीं होगा। पानी तो 71% है, कैसे खत्म हो जाएगा भैया, है कि नहीं, पानी कितना है, 71% है। तो खनिज समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खनिज। तो आंसर क्या हो जाएगा, खनिज होगा, आंसर हो जाएगा खनिज आपका, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस
क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उदाहरण है, मतलब किस एरिया में प्राकृतिक गैस पाया जाता है? जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, सब जगह पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहा पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पाद, तो इसको क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम को बोला जाता है काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना। याद रखिए, काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को, काला सोना बोला जाता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। तो एक से या अधिक खनिजों का समूहन क्या कहलाता है? सेल, चट्टान कहलाता है। सेल मतलब चट्टान, वही चट्टान कहलाता है। अब आइए चैप्टर नंबर 4। देखो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। 3 चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको कंप्लीट रूप से बता दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और इसको देखो मैं डिटेल्स इसको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। डिटेल्स अगर समझना होगा तो स्पेशल उसका वीडियो डाला जा रहा है, धीरे धीरे एक एक करके डाला जाएगा। प्रत्येक चैप्टर को उसमें डिटेल से पढ़ाया जा रहा है ना। उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब पे आने वाला है। यूट्यूब पर समझो कि एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी तरह हूबहू उसको समझाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपका है ना क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसका अलग वीडियो डाला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका मूल्यांकन करना है कि आप जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है कृषि है, कृषि एग्रीकल्चर, है ना। तो कृषि से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि होता है? यानी अपने आवश्यकता को पूरा करना है तो निर्वाह कृषि। और वाणिज्य कृषि होता है मैंने ढेर फसल उगा रहे हैं। देखो खाने पर फसल उगा रहे हैं तो जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं। और ढेर फसल उगा लिए मतलब खा के बेच ही दे रहा है तब वाणिज्य कृषि। और मिश्रित मतलब होता है एक साथ मिलकर मतलब 2-3 फसल एक साथ मिलकर खेती करना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, इसका मतलब है निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है सेरीकल्चर। तो देखो सेरी मतलब याद रखना शेरवानी। शेरवानी का चीज बनता है? रेशम से। शेरवानी पर रेशम काले होता है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। याद रखना सेरीकल्चर रेशम से। मत्स्य जो होता है इसका याद रखना मत्स्य पालन जो होता है अगर ये पूछ देगा तो इसका याद रखना आगे आ जाएगा अंगूर का आ जाएगा बीटी कल्चर, समझ रहे ना। और मत्स्य का आ जाएगा पीसी कल्चर। क्या आएगा? पीसी कल्चर। तो इसका ट्रिक क्या है कि मसाला पीसो किसके लिए? मछली के लिए मसाला पीसना है। मतलब पीसी मतलब पीसो, क्या चीज के लिए? मछली के लिए मसाला पीसो। ठीक है। और अंगूर का क्या होता है? अंगूर होता है सुंदर, ब्यूटीफुल होता है। अंगूर सुंदर सुंदर होता है तो इसका ब्यूटी कल्चर या होगा ब्यूटी। आगे आएगा एक एक करके समझ लेगा। सिर्फ यहाँ समझो सेरी कल्चर पूछा है तो सेरी मतलब शेरवानी। शेरवानी का चीज बनता है तो रेशम का बनता है। ठीक है। तो जब भी पूछे सेरी कल्चर यानी रेशम कीटों का पालन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? अभी मैंने बोला वाणिज्य कृषि मतलब होता है इतना फसल उगा लीजिए कि खा लीजिए भी और बाजार में बेच भी दीजिए। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्यूटी कल्चर। अभी हुआ गया मैंने ब्यूटीफुल क्या था? अंगूर था। तो ब्यूटी कल्चर किसे संबंधित है? अंगूर से। याद रखिए। अब मछली पालन किसे संबंधित है? अभी बोला कि पीसी कल्चर, पीसी मसाला पीसी भैया, समझ ना। 5 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो लिखा हुआ है रेशम के कीड़ों को वाणिज्यिक पालन। अभी आगे फिर से रेशम कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाएगा? तो रेशम कीड़ों का क्या कहलाता है भाई? रेशम उत्पादन। रेशम कीड़ा तो रेशम उत्पादन। ठीक है। अब आ गया पीसी कल्चर। देखो मैं वो ऊपर ही बता रहा था कि पीसी कल्चर किससे संबंधित होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। पीसी मतलब मसाला पीसना मत्स्य से। ठीक है। आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मत्स्य पालन। अब भैया मत्स्य पालन किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक हो जाएगा। मत्स्य पालन प्राथमिक, बेचना द्वितीयक और जो खरीद रहा है वो तृतीयक हो जाएगा। ठीक है। भारत कितना % जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है? माने खेती पर निर्भर कितना % है? तो 2/3। का मतलब होता है 66%। 2/3 मतलब 66%। 2/3 देखो 2/3 कितना हो गया? 66%। कैसे? इसको 100 से क्या करो भाग लगाओ तो ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 3। 3 से भागा लगोगे 100 पर तो 3 छक 18, 66.66 आएगा। बार बार आएगा 6 यानी लगभग होता है 66.6% होता है ना। तो यानी लगभग 66% जो लोग हैं खेती पर डिपेंड है भारत में। अब पूछेगा बिहार में कितना लोग है तो 80%। बिहार में कितना लोग खेती में निर्भर है तो 80%। ठीक है। पूछेगा भारत में कितना जमीन जो है खेती लायक है तो 54% जो जमीन है खेती लायक है। ठीक है। समझ रहे ना। 54% जमीन खेती लायक है, 66% लोग खेती करते हैं। बिहार में 80% लोग खेती करते हैं। जमीन जो है यहाँ पर खेती लायक अगर जमीन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लगभग 95% जो होता है जमीन खेती लायक होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? देखो ये बार 2 लिख दिया। देखो बार बार का बोला चाहिए तो बार 2 लिख दिया। कितना होशियार है। मतलब बार बार स्थान बदल कर खेती करना, मतलब कि स्थान बदल बदल कर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। मैंने यहाँ पर खेती कर लिए और छोड़ के फिर अगले साल यहाँ जाकर खेती करना, इसको छोड़ दिया। ठीक है। और फिर यहाँ खेती कर ले, फिर अगले साल यहाँ पर खेती कर 3-4 साल बाद फिर वापस यहाँ पर खेती की, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है। जैसे झूम आएगा, पामाडबी आएगा, ना खील आएगा, उसके बाद से कोलोरू आएगा, कुमारी आएगा, बहुत सारा नाम आएगा। ये जितना भी नाम बोल रहा हूँ ना जो बच्चे पढ़े होंगे एकदम सीधे समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का नाम अलग अलग होता है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है ना मिट्टी पर खेती करने के लिए विज्ञान और कला को क्या कहते हैं? किस रूप में जाना जाता है? कृषि जाना जाता है। रेशम पालन तो बोलेंगे नहीं, खेती को मछली पालन तो बोलेंगे नहीं। द्वितीय क्रिया में कौन आएगा? तो द्वितीय क्रिया में इस्पात का निर्माण करना, कि रोटी बनाना, कि कपड़ा बनाना, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्वितीय, सब द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है। सब देखो इस्पात जो होता है ना
अगर इस्पात दिया रहता है, इसका मतलब दिया रहता है इस्पात का चीज़ बनता है, स्टील मतलब, है ना? तो एल्युमिनियम जो होता है, इस्पात लोहा क्या बोलते हैं उसको, लोहे के अंदर 10 ग्राम मैंगनीज मिला देते हैं तो इस्पात बन जाता है, स्टील बन जाता है, ठीक है? स्टील बन जाता है। तो अगर लोहा निकल रहा है वो प्राथमिक होता है, धरती के नीचे से निकल रहा है अयस्क अयस्क के रूप में, तो वो होता है प्रथम प्राथमिक क्रिया। और उसी तरह रोटी जो है वो गेहूं रहता था प्राथमिक, मैंने खेती करना प्राथमिक क्रिया, लेकिन रोटी बना दी तो द्वितीय क्रिया हो जाएगा। और जो लोग खरीद रहा है वो हो जाएगा तृतीय क्रिया, मतलब उसका सेवा में है, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के डैश के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई? कृषि गतिविधि के लिए। मतलब मिट्टी और जलवायु सब क्या क्या चीज के लिए जरूरत होता है? खेती के लिए जरूरत होता है। विज्ञापन डैश गतिविधि के उदाहरण है। तो विज्ञापन जो होता है वो किस गतिविधि का उदाहरण है? तृतीयक है ये, मतलब सेवा दे रहा है। किस तरह का सेवा दे रहा है? मतलब आपका प्रचार कर रहा है, आपके एरिया का प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार कर रहा है, आपके कोचिंग का प्रचार कर रहा है, आपके स्कूल का प्रचार कर रहा है। तो एक तरह से क्या कर रहा है? सेवा दे रहा था। सेवा कार्य सब तृतीयक में आ जाता है, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी कृषि किसे समझते हैं? चलवासी कृषि मतलब होता है क्या, है ना, कि पशु और जलवायु के एक स्थान से, मतलब मान के चलो कि जहाँ जलवायु बढ़िया है वहाँ चल जाएगा लोग। ये जो घुमंतु होता है लोग, मतलब अपने जानवरों को लेकर घूमते रहता है लोग। जहाँ फसल बढ़िया मिला, है ना, चारे के तलाश में इधर उधर घूमते रहते, तो ए और बी दोनों जगह चारे के तलाश में इधर उधर घूमना चलवासी कहलाता है, ठीक है? 15वां क्वेश्चन लिखा है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार विभाजित किया गया है? श्रम और प्रौद्योगिकी के हिसाब से अगर देखेंगे तो किस प्रकार है, तो आपका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, और 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निर्वाह और श्रम मतलब होता है कि मेहनत कितना लगेगा और कितना उसमें सामान यूज कर रहे हैं। तो मेहनत ज्यादा, सामान ज्यादा यूज हो जाएगा तो वो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा, मैंने ढेर फसल हो जाएगा। अब मेहनत कम और सामान कम तो निर्वाह कृषि हो जाएगा। समझ रहे ना? अगला नंबर क्वेश्चन आएगा 16 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को डैश कहते हैं? क्या कहेंगे भैया? तो वाणिज्यिक उपयोग सब्जियां, फूल, फल उगाने को क्या बोलेंगे? तो उद्यान कृषि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्यान कृषि। क्या बोलेंगे? उद्यान कृषि, ठीक है? मतलब कि बगीचा लगाना, है ना, सब्जी का, फूल का, फल का, तो क्या बोलेंगे? उद्यान कृषि बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर किसको कहेंगे? तो हॉर्टिकल्चर, ह से हॉर्टी, ह से हरियाली, याद रखिए। तो हरियाली किस में आएगा? अंगूर में आएगा कि मछली में आएगा कि पशुपालन में आएगा? किस में आएगा? सब्जी में आएगा। याद रखना, ह से हॉर्टी, ह से हरियाली, हरियाली सब्जी। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होगा? ये आपका सब्जी पालन से संबंधित होगा, ठीक है? प्राथमिक क्रिया कौन सी है? तो खेती करना प्राथमिक है कि मछली पालना प्राथमिक है कि पेड़ काटना प्राथमिक है? सब प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्राथमिक सब हो जाएगा, ठीक है? श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? अब श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर अभी देख लो 2 प्रकार का होता है, एक तो वाणिज्यिक और एक तो दूसरा क्या, छोटा निर्वाह कृषि, ठीक है? श्रम और प्रौद्योगिकी मतलब श्रम मतलब होता है मेहनत, मजदूर, है ना, लोग काम करने वाले, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है कि मतलब सामान वगैरह। जितना सामान यूज कीजिएगा उतने फसल बढ़िया होगा, जितना कम सामान उतने फसल ज़्यादा सही नहीं होगा। अंगूर की खेती डैश के रूप में जानी जाती है, तो ये होगा द्राक्षा कृषि। अभी हिंदी में लिखा है ना तो आपको नहीं समझ आ रहा है, इसी को हम लिख रहे थे बीटी कल्चर, तो कहते हैं हाँ भैया जान गए बीटी कल्चर, ठीक है? तो बीटी कल्चर, द्राक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है, ये द्राक्षा को बोला जाता है बीटी कल्चर। तो मालूम है बीटी कल्चर किससे संबंधित? अंगूर, क्योंकि अंगूर होता है ब्यूटीफुल। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इस्पात का निर्माण डैश गतिविधि द्वारा होता है। इस्पात निर्माण प्राथमिक है या द्वितीयक है या माध्यमिक है? तो द्वितीयक हो जाएगा, माने वही माध्यमिक या द्वितीयक। क्यों? क्योंकि भैया पहले निकलता है लोहा, लोहा नहीं निकलता, मतलब अयस्क निकलता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लोमानाइट, ये सब अयस्क है, किसके? लोहा के। लोहा में मैग्नीज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इस्पात बन जाएगा। तो ये द्वितीयक है, याद रखना, द्वितीयक यानी माध्यमिक है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है? तो कृषि होता है प्रथम, कृषि होता है प्रथम, समझ रहे ना? और कृषि से अनाज बना दिए, गेहूं चावल वगैरह, तो हो गया द्वितीय, और उससे आटा वगैरह बना के लोग को बेच रहे हैं तो हो गया तृतीय, समझ रहे ना? स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जाना जाता है? अब आगे वही, अभी मैं ऊपर क्या बोला कि जो स्थानांतरित कृषि है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे झूमिंग, यानी सिर्फ झूम, तो समझो झूम कृषि पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत में, हम लोग के सेवन सिस्टर जो साइड है उसके साइड में आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, झूम खेती। मिल्पा मैक्सिको, याद रखना, मैक्सिको ही नहीं, याद रखना सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, मैक्सिको के संग संग लगा लेना अमेरिका। कौन? अमेरिका। और इसका ट्रिक क्या है? पास याद रखना, पापा, अमेरिका है इस समय पूरे देश का पापा, और मैक्सिको भी, अमेरिका मैक्सिको, क्या हो जाएगा? मिल्पा। रोका ब्राजील, स्वरनाम, यानी बुरा बोलने से रोको, ब्राजील रोका, स्वर्ण। और झूम कहाँ? आपका उत्तर पूर्वोत्तर भारत में, स्वर। उसके बाद आएगा खील, खील होता है हिमालय, हिमालय साइड में, स्वर। पामाडाबी, पामाडाबी तो उड़ीसा में बहुत सारा है, कुमारी भी उड़ीसा में, स्वर ना। जैसे जैसे आएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये आप लगा सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार इसके पीछे भी पूछ चुका है, आगे वाले एग्जामों में पूछेगा, बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे एक पूछता है लदांग, लदांग कहाँ होगा? तो लदांग होता है इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लदांग, सर ना। बहुत अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जाके बुक में से देख लीजिएगा। अगर बोलिएगा कमेंट करके तो उसका मैं एक बार एक पूरा चार्ट बता दूंगा किस जगह पर कौन सी खेती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछता है।
24 नंबर 24 में क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरा में मछली पालन क्या करेंगे? तो तालाब और मछली पालन के क्या बोलेंगे भैया? मछली पाल रहा था, मत्स्य पालन किधर गए रे भैया? मत्स्य पालन, इसको बोलेंगे मत्स्य पालन, ठीक है। दूसरा कुछ थोड़े बोलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरा में मछली, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मत्स्य पालन। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन है, जिस भूमि में फसलें नहीं उगाई जाती उसे क्या कहते हैं? तो जो भूमि फसल नहीं उगाया जाएगा, एक बैठल है तो क्या बोलेंगे? उसको प्रति भूमि बोलेंगे, मतलब प्रति पड़ल है अपना। ये भोजपुरी भाषा में तो लोग ऐसे ही बोलता है। तृतीय क्रिया कौन सी जगह? तृतीय क्रिया, अब बोले हम सेवा कार्य करने के लिए, तो व्यापार कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं या बीमा, ये सब क्या कर रहे हैं? सेवा कार्य कर रहे हैं। ये तृतीय क्रिया, वो जगह सेवा, ठीक है। अब आ गया, ये आपका 4 नंबर चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हो गया आपका 55 नंबर चैप्टर। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था भैया? कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखो, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुंबई में, लेकिन भाई साहब कोलकाता में शुरू किया गया था 1818 के आसपास में, ठीक है। और ये मुंबई में 1854 में हुआ था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, याद रखना। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बोलिएगा, तो मैं उसको बुक जो थ्योरी चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो उसमें हूबहू आपको दिखा दूंगा, जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग में कपास, ऊन, सिल्क सबका उपयोग किया जाएगा भैया। इस सबसे तो वस्त्र बनबे करेगा ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं बनेगा, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे, लिखा हुआ है ना, गलौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गलौर जो होता है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ढाका, मसूलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये ढाका जो होता है ना, ढाका किस लिए फेमस है? तो ढाका मलमल के लिए फेमस है, ठीक है ना, मलमल वाला कपड़ा के लिए। मसूलीपट्टनम छीट के लिए, ठीक है। और कालीकट कैलिको के लिए। देखो कैलिको जो होता है ना, इसको सूती कपड़ा बोला जाता है, सूती कपड़ा। ये पुर्तगालियों सब नाम रख दिया लोग सूती, क्योंकि पुर्तगाली जब आया था तो सबसे पहले भारत में कहाँ आया था लोग? कालीकट बंदरगाह पर आया था लोग, और वहाँ पर आने पर बाद उनको सूती वस्त्र जो मिला ना, तो वो नाम रख दिया लोग कैलिको, है ना। और इसी सूती वस्त्र का ईरान में इसको मसलिन बोला जाता था, क्योंकि वो मोसल शहर में मिलता था, ठीक है ना। वो एनसीईआरटी वाला या एससीईआरटी कोई भी बुक आप पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। ईरान में जो सूती कपड़ा मिलता था उसको बोलते थे लोग मसलिन, क्योंकि मोसल शहर में मिलता था। और भारत में सूती कपड़ा बोला जाता था कैलिको। कौन बोलता था? ये सब यूरोपवासी बोलता था लोग, भारतीय नहीं बोलते थे लोग, सब यूरोपवासी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगाया गया था? कब लगाया गया था? कहाँ पर? देखो दिया है कहाँ लगाया गया था, आंसर दिया है ऑप्शन वाला, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इसमें देना चाहिए कब लगाया गया था, तो कब लगा था? 1854 में। आप पूछ रहे कहाँ? तो मुंबई में। अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है तो ऑप्शन रहना चाहिए मुंबई, ठीक है, मुंबई में। अच्छा बम्बई लिखना चाहिए, उस समय बम्बई नाम था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के लिए फेमस है? तो साइबर सिटी गुरुग्राम, बहुत ज्यादा फेमस है भैया, गुरुग्राम में, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गुजरात में है ना। कहाँ है अहमदाबाद? गुजरात में है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है? तो साबरमती नदी। किस नदी किनारे? साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। वहीं पर गांधी जी अपना आश्रम बनवाए थे, इसलिए वो फेमस है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, डैश आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? तो सिंपल बात है कि खनिज अयस्क पूछ रहा था, खनिज आधारित में होगा उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्क होगा, है ना। ऐसे तो कृषि आधारित थोड़ी हो जाएगा उद्योग जिसमें खनिज मिल जाए, और ना ही समुद्र में ना ही वन में मिलेगा, खनिज में ही खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया? देखो तो मुंबई के बाद अहमदाबाद ही बैठाया गया था 1856 में, 1856 में, ठीक है। 1859 में, है ना, मिस्टेक हो, 1859 में बैठाया गया था। देखो डी नंबर ही होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 1859 ईस्वी में, देखो 1854 में मुंबई में, और 59 में ये कहाँ? अहमदाबाद में बैठाया गया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओसाक किस देश का प्रथम वस्त्र उद्योग है? तो ओसाक जो है ये कहाँ का है? जापान का है ना। ओसाक जो है जापान का, याद रखना, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात किस नदी के? वही ऊपर मैंने जो पूछा कि अहमदाबाद किस नदी किनारे, तो अभी मैंने बताया साबरमती नदी किनारे है अहमदाबाद, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कौन सा उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? तो सबसे प्राचीन उद्योगों में अगर देखा जाएगा तो सूती वस्त्र उद्योग जो होता है ना, बहुत ज्यादा हम लोग पुराना है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग पुराना है, क्योंकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस समय भी क्या होता था? कपास की खेती होता था, तो बहुत पुराना हो गया, बहुत ज्यादा पुराना। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, डैश आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागर का उत्पादन होता है? देखो समुद्र और महासागर जब लिख दिया और वहां का उत्पाद लिखते तो कहाँ से रिलेटेड होगा? समुद्र से ही रिलेटेड होगा। समुद्र आधारित उद्योग किधर से हमें प्राप्त होगा? समुद्र से ही ना प्राप्त होगा। खनिज आधारित उद्योग खनिज से ही मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग कृषि से मिलेगा, वन आधारित उद्योग वन से मिलेगा। तो यहाँ समुद्र आधारित उद्योग कह रहा है तो किससे मिलेगा भैया? समुद्र से ही मिलेगा, दूसरा कहीं से तो मिलेगा नहीं।
14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राकृतिक रेशे कौन है। तो प्राकृतिक कौन है, ऊन, सिल्क, कपास, तीनों है, क्योंकि ऊन मिलता है भेड़ वगैरह से, तो प्राकृतिक तो मिलता है ना, सिल्क रेशम कीट से मिलता है, कपास का खेती होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सर, ठीक है सर ना, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रौद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, प्रौद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है ना, और औद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, तो उद्योग धंधा में निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये तीनों चीज शामिल होता है, ठीक है, उद्योग धंधा में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है पतन का अर्थ क्या है, तो पतन का अर्थ होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई द्वीप या बंदरगाह। तो पतन मतलब होता है बंदरगाह। पतन देखो, पतन वर्ड यूज किया जाता है ना, ये हवाई सॉरी पानी जहाज जो रहता है ना, जहाँ का लगता है ना बंदरगाह, उसी को बोलते हैं पतन। पतन यानी पानी जहाज जहाँ का लगेगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में अपना अपना भोजपुरिया भाषा में या अपना नदी के घाट बोलते हैं ना, तो वही हो गया, समुद्र के घाट को बोलेंगे बंदरगाह, उसी को बोला जाता है पतन, ठीक है। आगे ये 17 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य तेल निर्माण डैश आधारित उद्योग है। मत्स्य तेल, अब मछली मत्स्य वर्ड दे दिया तो कहाँ से हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य मतलब होता है मछली, तो मछली कहाँ मिलेगी, खेती से, खनिज से, कि वन से, समुद्र से ही नहीं मिलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ औषध रसायन, तो औषध लिख दिया तो क्या हो गया, औषधि। औषधि वर्ड यूज होता है जड़ी बूटी से, तो जड़ी बूटी कहाँ हो जाएगा, वन से हो जाएगा। कह रहा औषध रसायन डैश आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, तो कौन सा, वन आधारित उद्योग है। औषधि कहाँ मिलेगा, जंगल से मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो कह रहा है कि देखो, कच्चा माल, अगर कच्चा माल निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन कह रहा है कि उत्पादन को है ना मूल्यवान बनाया गया, तो मूल्यवान यानी उसको बना रहे तो द्वितीयक में आ जाएगा, स्वर ना, बना रहे तो द्वितीयक, अब बेच रहे तो तृतीयक, निकाल रहे हैं तो प्राथमिक, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, मतलब मैनचेस्टर उसको बोला जाता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब कपड़ा वगैरह उद्योग ज्यादा है, ठीक है, तो ओसाका को बोलते हैं, ओसाका किसको बोलेंगे, मैनचेस्टर, है ना। अब भारत का अगर पूछ दे मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद को बोलते हैं, याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो हरियाणा का कौन सा शहर जो है बुनकर का शहर है, तो पानीपत, याद रखना, पानीपत शहर है जो हरियाणा का बुनकर शहर है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, तो कौन करेगा भैया, तो उद्योग हो जाएगा। उद्योग धंधा जो होता है ये क्या होता है, उद्योग जो होता है एक आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योगों का एक उदाहरण है, यानी खाद्य संसाधन जो होता है, अब खाद्य संसाधन किससे आधारित हो जाएगा, खेती से होना चाहिए, कृषि से, कृषि, क्योंकि खाद्य जितने भी खाद्य पदार्थ है कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा जी। भारत का मैनचेस्टर, देखो क्वेश्चन आ भी गया, भारत का मैनचेस्टर अभी मैंने बताया अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति, अब देखो आ गया वनस्पति एवं जंतु, किससे मिलेगा, खनिज से मिलेगा, नहीं मिलेगा, समुद्र वन से नहीं, वन से वनस्पति जंतु मिल सकता है लेकिन, है ना, वन से, कृषि से भी नहीं होगा, वन ही होगा, क्या होगा, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कृषि दिया हुआ है। डैश आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति यानी पेड़ पौधा हो गया, और जंतु आधारित उद्योग है, तो वनस्पति और जंतु आधारित उद्योग का उद्योग आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं हम, तो इसमें वन होना चाहिए, वन आधारित उद्योग हो जाना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा मिलता है तो उसको बोलते हैं बेंगलोर, है ना, इसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है और सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है कोई भी मोबाइल वगैरह या किसी भी एसेसरीज बनाने में, जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज रहता है उसमें बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन मिलता है कहाँ ज़्यादा, तो बेंगलोर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहेंगे, तो आधुनिक उद्योग का, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कोई कहता है लोहा, कोई कहता है इस्पात, लेकिन एनसीईआरटी जब उठाइएगा, एनसीईआरटी में एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना, इसको मैं जब थ्योरी क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको हूबहू दिख जाएगा, एकदम लाइन लिखा हुआ है कि इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड, ठीक है। इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड, समझना, समझ गया कि समझ गया, इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, समझ गया। आगे चलिए, इस्पात को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि सिलिकॉन घाटी, अब वही आ गया, सिलिकॉन घाटी पूरी दुनिया का पूछ रहा था, कैलिफोर्निया हो जाएगा, और भारत का पूछता था बेंगलुरु, अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन घाटी भारत का बेंगलुरु हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उद्योग जितना भी होता है उसको कच्चा माल, आकार, स्वामित्व सब के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक क्षेत्र का उद्योग है,
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये किस तरह का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, किस तरह का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अब आ गया चैप्टर नंबर 6। देखो 5 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, 6 नंबर चैप्टर भी इसी समय कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसको भी काहे के लिए छोड़ा जाएगा भैया, है ना। तो 6 नंबर चैप्टर लिखा हुआ है ना, मानव संसाधन। पहला नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो भाई मानव संसाधन जो मंत्रालय है लोग को क्या बढ़ा रहा है, एज बढ़ाएगा, आवश्यकता बढ़ाएगा, नहीं, ये सब नहीं, कौशल बढ़ाएगा। कौशल मतलब होता है स्किल, उसका डेवलपमेंट करेगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो मृत्यु दर मतलब होता है कि 1000 व्यक्ति में जो 1000 जो व्यक्ति है ना, प्रत्येक 1000 व्यक्ति यानी जो जिंदा ले रहा है उसमें कितना व्यक्ति मर जा रहे हैं, मृत्यु दर कहा जाएगा। सर ना, मृत्यु दर कितना है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति में कितना आदमी मर रहा है। सर ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि विषुवत वृत्त किस दिशा में अधिक है, तो विषुवतीय वृत्त जो है उत्तर दिशा में सबसे अधिक है, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब होता है क्या कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, मतलब कितना पैदा लिया और कितना बड़ा मर गया, तो उसमें उसको घटाएंगे, उसको माइनस करेंगे, जो बच गया उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। मतलब नेचुरली मैंने नेचुरल रूप से कितने लोग अभी रह रहे हैं। जैसे मान के चलो कि 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से 900 मर गया, है ना। मैंने 1000 बच्चा जन्म लिया और 900 बूढ़े लोग मर गए लोग, तो जो वृद्धि दर हुआ कितना हुआ, 100 ना हुआ, 100 को बढ़ेगा बस, है ना। कभी कभी मान के चलो कि बच्चा जन्म कम लिया, बूढ़ा लोग ढेर मर गए, मतलब मैंने के लिए एजेड लोग ही जरूरी नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट से ऐसे वैसे छोटा बच्चा कोई भी मर सकता है। तो कितना पैदा हुआ देश में और कितना मरा, उसी को बोला जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल रूप से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व मतलब होता है मतलब कितना घना, मतलब कितना ढेर लोग हैं, सर ना। तो किसी एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रहना जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। घनत्व मतलब समझो सिंपल से मुझे घना होता है, मतलब कितना ढेर लोग रह रहा है। और जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है का मतलब कि ढेर जनसंख्या कहाँ है, जहाँ माने कम जगह में ढेर लोग, ये नहीं कि जगह भी ज्यादा हो और लोग भी ज्यादा हो, तो वो नहीं हुआ, कम जगह में ढेर लोग, तो उसको बोलेंगे जनसंख्या घनत्व है। अप्रवास मतलब क्या होता है, आने वाला। प्रवास मतलब होता है कि मतलब प्रवास कर जाना, जाना कहीं ना कहीं। तो अप्रवास मतलब होता है अपना देशों में कौन आ रहा है, सब अप्रवास, ठीक है ना। अप्रवास क्या हो जाएगा, आना अपने देश में। तो जब कोई अपने देश में आकर बसता है तो उसको बोलते हैं अप्रवास, की क्या बोलते हैं, उसको अप्रवास बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लेकर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घनत्व, पूरी दुनिया का जनसंख्या घनत्व जो है, देखो अभी जो है 51 है ना। ये पुराने का हिसाब से दिया तो उस समय 45 था, क्योंकि 51 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 55 तो होगा नहीं, 45 हो जाएगा, ये पुराने हिसाब से दिया। लेकिन अभी जो है 51 है, अभी कितना है 51 है, ठीक है। अभी कितना है, देखो 45 दिया है, पुराने का हिसाब से दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का सबसे अधिक के घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पता है कहाँ पाया जा रहा है, हम लोग एरिया में पाया जा रहा है, भारत में ही पाया जा रहा है। तो भारत कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया के आसपास में है। तो कैसे, देखो 1 नंबर में चाइना है जनसंख्या में, 2 नंबर हम ही लोग है, 2 नंबर हम ही लोग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, दक्षिण मध्य एशिया, यानी चाइना और भारत में, इसी एरिया में। दक्षिण मध्य एशिया कैसे, देखो दिशा जिसको मालूम वगैरह, ये नीचे हो गया दक्षिण और ये हो गया बीच में मध्य, दक्षिण मध्य और एशिया महादेश। तो एशिया महादेश के नीचे में है ना हम लोग की जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितना है, मतलब कितना दिन तक लोग, औसतम लोग कितना दिन तक जिंदा रहता है, कई साल तक, तो 64 साल 65 साल यही होगा। तो 64 साल ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 64 साल। देखो ये सब चीज एग्जैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, सर ना। जरूरी नहीं कि 64 साल ही होगा, 65 साल ही होगा, जैसे कि बुक में दिया हुआ तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में 64 साल दिया, तो आप 64 साल मानिए, है कि नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप खुद बुक उठाकर देखिएगा, उसमें दिया हुआ कोई भी डाटा अगर गलत बता रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या अपना सजेशन दे सकते हो सकता है कि इंसान है कोई मतलब कोई एरर हो जाता होगा, कोई गलती हो जाता होगा, है ना, किसी तरह का मिस्टेक हो जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलती था। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से अधूरा होगा, जहां तक हो रहा था मैं उसको करेक्ट करा देता हूं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। और मानव संसाधन मंत्रालय उसी ऊपरे में देखें लोग, उसका काम क्या है, तो कौशल बढ़ाना, मनुष्य की कौशल को बढ़ाना, उसके विकास करना, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है ना, कि धरती पर कितना लोग फैलल है, कितना लोग है ना। अब ये प्रशिक्षण और शिक्षण से मतलब नहीं है, जिस तरह लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए उसी को बोलेंगे जनसंख्या वितरण, यही हो गई ऑप्शन, बस ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर मतलब होता है कितना लोग, 1000 व्यक्ति में कितना लोग जिंदा रह जा रहा है, उसी को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास मतलब अभी बोले कि एक जगह से दूसरी जगह छोड़ कर चला जा रहा है, उसी को प्रवास बोलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र से लोगों का आने जाने को क्या बोलते हैं, प्रवास कहेंगे, मतलब इधर उधर जाना प्रवास कहलाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90% अधिक भाग भूपृष्ठ कितना परसेंट, मतलब 90% जनसंख्या कितना जमीन पर रहता है, तो 10% जमीन पर 90% लोग रहता है। मतलब क्या है, 90% लोग, 90% पूरी दुनिया की जनसंख्या 10% पे ही रहता है, 10% की जमीन पर।
देखो धरती कितना है 29% है, कितना है 29%, इतना मालूम है। 71% क्या है, पानी है, ठीक है। तो 29 में 10% पर 90% जनसंख्या, अब बाकी जो 10% जनसंख्या वो 19% में छिटाई ले है, समझ रहे ना। कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो एशिया में हो जाएगा, हम ही लोगों ने जनसंख्या ज्यादा है, अब ये पढ़े हैं लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई था, मोदी जी किए थे, वो 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। जब मोदी जी आए थे तभी शुरू हुआ था, याद रखना 2015, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में आने वाले लोग को क्या कहेगा, तो अभी बोले आएगा तो अप्रवास, जाएगा तो उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब उठ के भाग गया यहाँ से, अप्रवास मतलब आ रहा है लोग। देश में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में आने वाले लोगों को, तो देश में आने वाले लोगों को अप्रवास, क्या बोलेंगे भैया, अप्रवास, आ रहा है लो तो अप्रवास, जाता लो तो उत्प्रवास, है ना। देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं, तो मैंने गांव को काहे लाभ छोड़ रहे हैं, हम लोग भी, मतलब हम लोग गार्जियन भी गांव छोड़ा था लोग बहुत पहले, जन्म से हम लोग से पहले ही छोड़ दिया था। तो गांव किस लिए छोड़ा था लोग, तो क्या क्या के लिए बताया था लोग, कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसी के लिए छोड़ा था लोग, है कि नहीं है। जिससे गार्जियन का बाहर जॉब वगैरह हो गया तो वो जॉब के लिए भी अपना छोड़ दिया, कि भाई साहब संभव नहीं था गाँव तक, गाँव से आके जॉब वगैरह करना या जो भी करना, ड्यूटी वगैरह करना, ये सब। तो गांव किस लिए छोड़ा जाता है, तो इन सभी कारण हो जाएगा, इस सभी कारणों से वो गांव छोड़ा जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऊपर पढ़े लो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मानव संसाधन, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, मतलब जनसंख्या किन किन वजहों से प्रभावित होगा, तो जमीन से, जलवायु से, मिट्टी से, सब से हो जाएगा, सभी कारणों से जनसंख्या प्रभावित होता है। जहाँ मिट्टी बढ़िया वहाँ जनसंख्या ज्यादा है, का है, जलोढ़ मिट्टी जहाँ ज्यादा पाया जाता है, खेती ज्यादा जहाँ होती है, वहीं ना लोग पहले ज्यादा रहते थे लोग, क्योंकि खेती बाड़ी जहाँ ज्यादा वहीं। अब ना भाई खेती बाड़ी उतना नहीं रह गया है, मतलब कि अभी भी तो खेती बाड़ी है, ऐसा बात नहीं है, अभी भी ज्यादा संख्या में खेती बाड़ी ही होती है, और खासकर हम लोग को बिहार में तो ज्यादा खेती बाड़ी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, 300, उस समय 24 था, कितना था, 324, पूरे भारत को पूछ रहा है, बिहार का नहीं पूछ रहा भैया, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार का पूछेगा तो 1106 हो जाएगा, याद रखिएगा, बिहार का अगर पूछे तो 1106 जनसंख्या घनत्व, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपने बिहार में ही है। और बिहार में भी पूछे किस जिला में, तो याद रखिएगा शिवहर, किस जिला में, याद, शिवहर, रट लो, शिवहर में सबसे छोट जिला है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अभी क्या बोले, एरिया छोट लोग ढेर, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। देखो बिहार का अगर बोलिएगा, देखो बिहार का स्पेशल वीडियो बना देगा जिसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाएगा, समझ जाओगे बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिहार में तब समझ जाओगे एकदम एकदम अपना हाथ का बिहार है, एकदम कमांड उस पर इतना जबरदस्त है ना, वाकई में मैं इतने दावा के साथ बोल सकता हूँ कि जितना जबरदस्त मेरे बिहार में मुझे कमांड है ना, मैंने समझ जाओ कि वो तो बहुत डिटेल से समझा सकता हूँ, बिहार में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है ना, चाहे किसी भी टॉपिक से पूछ दीजिए, कहीं से पूछ दीजिए। और अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीका से, आप भी जब पढ़िएगा मेरे साथ, है ना, तो आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से बिहार है या ज्योग्राफी वगैरह, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त, है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व में तीन चौथाई लोग किन महाद्वीपों पर रहते हैं, तो तीन चौथाई लोग, यानी कि 3/4 मतलब, है ना, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, कहाँ रहते हैं, 3/4 लोग कहाँ रहते हैं, 3/4 लोग, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह जाएंगे, तो ये इस एरिया में हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका दोनों, जब ऑप्शन ए और बी दोनों दिया है तो इसी दोनों एरिया में सबसे ज्यादा, अगर सिर्फ पूछता तब एशिया हो जाता, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप में वितरित है, मैंने कहा जो संसाधन जो है सब जगह एक समान है, नहीं है भाई, सब जगह एक समान रहता तो मान के चलो कोलार में, कर्नाटक में सोना ढेर है, तो अपना ये सोना ढेर थोड़ी है, अपना ये जमुई में थोड़ा बहुत मिलता है, तो सब जगह जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सब जगह एक संग वितरण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व डैश प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए 382, क्या होना चाहिए 382, उसमें था 324, तो 324 इस ऑप्शन के हिसाब से 382 होगा, ठीक है, डाटा अलग अलग दिया हुआ, 382 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, तो सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, तो अभी मैंने बोला कि सबसे अगर आबादी वाला पूछ देगा तो एशिया, ऊपर ही बता चुका हूँ आंसर, और कंबाइंड दिया था तो दोनों मिला था एशिया और अफ्रीका। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश को छोड़ने वाले लोग को क्या कहेंगे भैया, अभी बोला कि छोड़ के बाद जाएगा तो उत्प्रवासी, आएगा तो अप्रवासी, आई तो अप्रवासी, गई तो उत्प्रवासी। जन्म दर क्या है, अब कह रहे कि जन्म दर किसे कहते हैं, तो जन्म दर मतलब वही हो गया, मैंने 1000 व्यक्ति में कितना लोग जिंदा रह रहा है, जन्म दर कल आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना हो जाएगा, तो ऊपर पर औसत घनत्व कितना, देखो ऊपर हम बोले थे कि 51 होना चाहिए, लेकिन 51 दिया नहीं, देखो यहाँ पर दे दिया, नया करेक्ट करके दे दिया, 51 लोग है प्रति, मतलब पूरी दुनिया में मात्र 1 किलोमीटर 51 लोग है, अगर निकाला गया डाटा तो उस हिसाब से, है ना। हो गया कंप्लीट का मैराथन क्लास का वीडियो, जितना आपका 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ला दिया हूँ। इसके अलावा जो बच गया, जो 2 थ्योरी क्लास चलेगा उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 8 क्लास का 200-300 क्वेश्चन हो गया, और 200-300 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ
कमेंट कर कर जरूर बता सकते हैं। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।